प्रधानमंत्री मैंने आज तक किसी कार्यक्रम में एक साथ मंच पर बैठे हुए नहीं देखे। भारत में भी नहीं देखे कि इतने सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक मंच पर एक साथ बैठे हों। मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं आप सबको। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो 5 बार के प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो यहाँ पर विराजमान है, हमारे शेर बहादुर जी। और यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जी हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्पकम दहाल जी हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव नेपाल जी हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेंद्र बहादुर चंद जी हैं। और यहाँ पर एक पूर्व उप प्रधानमंत्री भी यहाँ पर हैं, उपेंद्र यादव जी, जो कि जब उप प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री थे तो मुझको विश्व स्वास्थ्य संगठन के फोरम पर मिला करते थे। यहाँ खाली नेपाली कांग्रेस के नहीं, अपितु नेपाल की दूसरी सभी राजनीतिक संगठन, दूसरे सभी दलों के प्रमुख नेता यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधानसभाओं के सदस्य, नेपाली कांग्रेस के सदस्य, मेरे साथ भारत से आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि भाई मुकुल वासनिक जी, मेरे भारत की संसद में सहयोगी भाई हरीश द्विवेदी जी, और यहाँ उपस्थित इतने सारे आज के नेपाली कांग्रेस के संगठन के प्रतिनिधि भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के इतने ढेर सारे मित्रगण, मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है, राजनीतिक संगठन बन गया है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आदरणीय शेर बहादुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने नड्डा जी को आज के इस कार्यक्रम में इनवाइट किया और नड्डा जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे और मेरे साथी हरीश द्विवेदी जी, जो भारत की संसद में हैं, उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं बधाई इस बात के लिए आपको विशेष रूप से सबको देना चाहता हूँ। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का कार्यक्रम शायद दुनिया के किसी देश में नहीं देखा, जहां एक पार्टी का महाअधिवेशन हो और उस पार्टी के महाअधिवेशन में उस देश की सभी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुखतम जो वरिष्ठतम नेता हैं वो उसके अंदर विराजमान हो, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। अभी 10 दिन पहले मुझे आदरणीय ओली जी की पार्टी के अंदर भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व जब करने को मिला था मौका, सौभाग्य, तो मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के होते हुए भी वो 3 घंटा 4 घंटा वहां पर शुभकामना देने के लिए रहे। शायद पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये सारे दुनिया भर के राजनीतिक दलों के लिए ये सही मायने में ये एक प्रेरणा लेने लायक उदाहरण है। सब विचारधाराओं के लोगों को
जब हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, जितना मर्जी विचारों का मतभेद हो, लेकिन हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा किया करते थे कि राजनीति जो है वो कभी भी छोटे मन से नहीं होती, राजनीति के लिए हमेशा बड़ा मन होना चाहिए। और वो मैंने देखा है, बड़े मन को और बड़े मन से राजनीति करते समय किस प्रकार से किया जाए, उसका मैंने यहाँ पर जो है एक उदाहरण देखा है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक भारत और नेपाल के रिश्तों का संबंध है, हम सब जानते हैं कि हम सबका, भारत के 135-40 करोड़ लोगों का और नेपाल के सभी हमारे भाइयों का, बहनों का, दिल का, आत्मा का, दिमाग का गहरा संबंध है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अतीत, हमारा हिंदुत्व, ये सारा कुछ शायद वर्षों से, आज भी जो 1950 के अंदर इंडो नेपाल पीस और फ्रेंडशिप के लिए जो ट्रीटी साइन की गई, आज भी उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है वो पूरे भारत में और पूरे जो है नेपाल के अंदर उसी प्रकार से फैलती है, उसी प्रकार से महसूस होती है। और जब यहाँ किसी को कोई तकलीफ होती है, तो मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर, एक एक भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति को जितनी तकलीफ आपको होती है, जितना कष्ट आपको होता है, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ भारत के लोगों को होती है। और ये सब कुछ हमने अनेक अवसरों पर देखा है। 2015 के अंदर अप्रैल के महीने में जब इतना भयंकर भूचाल आया था, मैं उस समय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के अंदर काम करता था, और उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से, कितने चिंतित थे हमारे प्रधानमंत्री, कितने चिंतित थे सारे लोग। और 6 घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से सब प्रकार की सहायता यहाँ पहुंचाई गई। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने देखा कि जब कोविड की तकलीफ आई, तो फिर भारत के लोगों ने खाली अपने भारतवासियों की चिंता नहीं की, दूसरे लोगों की और विशेषकर अपने पड़ोसियों की और विशेषकर नेपाल के अपने भाइयों बहनों के लिए जब दवाइयों की जरूरत पड़ी, पैरासीटामोल की जरूरत पड़ी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जरूरत पड़ी, आरटी-पीसीआर किट की जरूरत पड़ी, थोड़े समय के बाद वैक्सीन की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, किसी चीज के अंदर सहायता करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में 2 बार मुलाकात हुई है। एक मुलाकात तो अभी 2 नवंबर को ही हुई थी ग्लासगो के अंदर, जहां इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील विषयों पर, क्लाइमेट चेंज और कोविड के कारण आने वाले समय के अंदर कितनी तकलीफ दुनिया को हो सकती है, कैसे दुनिया को उससे उभारा जा सकता है, इतने अत्यंत संवेदनशील विषयों के ऊपर दोनों ने आपस में मिलकर चर्चा की। और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल की धड़कन को मैंने महसूस किया है, उनके जज्बे को मैंने बहुत नजदीक से भांपा है। वो एक सुदृढ़, मजबूत, स्थिर नेपाल, और जिसके अंदर भारत और नेपाल के बीच की जो हमारे संबंध हैं वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत हो। हमारे जो संबंधों के 3 सी हैं, उसमें कल्चर है, कनेक्टिविटी है, और ये जो कल्चर है, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी में चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेड को, बिजनेस को, इन सब चीजों का ईज ऑफ ट्रेड, ईज ऑफ बिजनेस, एनर्जी के मामले में मुझे याद है जब अर्थक्वेक हुआ था तो इसी काठमांडू के अंदर हमारे लोगों ने 3 आपके सब स्टेशन जो है उनको दोबारा से जो है स्थिर करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया था। भारत के लोग, भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा जी, उन सब ने हृदय की गहराइयों से
नेपाल के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और मैं इस अवसर का उपयोग उन शुभकामनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर डेलीगेशंस भारत में पिछले समय में गए हैं। हमारे डॉक्टर विजय चौथाईवाला जी वो भी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और प्रकाश जी ने आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भारत में जाके जेपी नड्डा जी के साथ उन्होंने भारत में जाकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण मीटिंगें की हैं और हर मीटिंग के अंदर सबने मिलकर एक ही विचार एक ही भावना व्यक्त की है कि हमें नेपाल और भारत के बीच में जो हमारा दिल का रिश्ता है, जो हमारा सामाजिक रिश्ता है, जो हमारा कल्चरल रिश्ता है, इसको सबको मजबूत करना है। आज सुबह मुझे पिछली बार जब आया था तब भी भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद लेने को मौका मिला, आज फिर मिला। आप तो भाग्यशाली हो, आप तो हर समय भगवान पशुपतिनाथ का जो है यहाँ पर काठमांडू के अंदर आशीर्वाद लेते हो और आप लोग के देश को तो वो हिमालय, वो दुनिया के सबसे ऊंचे 8 पहाड़, माउंट एवरेस्ट की चोटी, आपको तो कहां कहां से आशीर्वाद मिलता है। और हम सब चाहते हैं कि नेपाल और अधिक समृद्ध हो और अधिक आगे बढ़े, आपकी खुशहाली और ज़्यादा मजबूत हो, आपके दुखों का पूरी तरह से निवारण हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये जो नज़ारा है, जो शायद दुनिया में कहीं देखने को नज़र नहीं आता, वो नज़ारा अगर बना रहेगा तो राजनीति के माध्यम से आपका देश जो है वो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी बात की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं पुनः भारतवासियों की ओर से आपको सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री, यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को और सभी जो है डेलीगेट्स को और सभी नेताओं को भी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय नेपाल, जय हिंद। I would like to thank to BJP leader Mr. Harshavardhan for your valuable remarks. आदरणीय साथीहरू, हामी फेरि एक विदेशी मित्रको शुभकामना। यहाँ नेपाली कांग्रेस के 14वें महाअधिवेशन में मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं भारत के लोगों की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी की ओर से और हमारे पार्टी के समस्त नेताओं की ओर से आपका नेपाली कांग्रेस का ये महाअधिवेशन यशस्वी बने, ये शुभकामना देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 34 साल पहले 1947 में मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के महाअधिवेशन में बोलने का मौका मिला था। उस समय मुझे जिस तरह से गौरवान्वित होने की एक भावना थी, उसी तरह से आज नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के सामने बोलते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि आप लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसकी पूरी तरह से मुझे जानकारी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस is confident that Nepal would continue to make progress towards peace, prosperity and all-round development. The promulgation of the Constitution in September 2015 was an important development that had helped to consolidate multi-party constitutional democracy in Nepal and the establishment in Nepal of federal democracy. The Indian National Congress and Nepali Congress share a historic relationship. Leadership of both the parties have enjoyed mutual trust and respect. Over the years,
There has been a rich and frank exchange of views that has helped in promoting mutual understanding. Regular exchange of visits at the highest level between the two parties demonstrates the priority that we attach to our relationship. India attaches highest priority to its relations with Nepal, a friendly neighbor. India's interest is in the peaceful, united, inclusive, and stable Nepal. Our age-old ties with Nepal are unique and special, characterized by an open border based on shared history, geography, culture, close people-to-people ties, mutual security, and close economic linkages. India has been and is assisting Nepal through a broad-based development partnership program which includes training and education, cross-border connectivity, infrastructure development, and in various other fields. सोनिया गांधी जी की ओर से मैंने एक पत्र आदरणीय शेर बहादुर वेबा जी को प्रस्तुत किया है। सोनिया गांधी जी स्वयं यहां पर आकर बहुत खुश होती, आपसे मिलकर बहुत खुश होती, लेकिन वहां नई दिल्ली में लोकसभा का अधिवेशन शुरू है और इसलिए उन्होंने खेद प्रकट किया कि वो आपके इस महाधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सकी। हमारी ये शुभकामना होगी कि आपका ये महाधिवेशन पूरी तरह से यशस्वी हो और नेपाल तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता रहे और यहाँ शांति और सद्भावना यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत होते रहे। कुछ प्रश्न भारत और नेपाल के बीच में प्रलंबित रह सकते हैं, लेकिन आपस में भाईचारे के रिश्ते से, मित्रता के रिश्ते से, आपसी विश्वास के भरोसे हम वो समस्त प्रश्न ये हल कर सकते हैं, इसका मैं यहाँ पर भरोसा दिलाता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत और नेपाल के संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए जो भी भूमिका आप हमारे से अपेक्षित रखते हैं, वो भूमिका का हम निर्वहन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय नेपाल, जय भारत। I would like to thank Mr. Mukul Wasnik, General Secretary of Indian Congress, for your valuable insights. आदरणीय साथीहरू, हामी विदेशी अतिथिहरूको महत्त्वपूर्ण मन्तव्य पछि अब स्वदेशका विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व पङ्क्तिको शुभकामना लिने क्रममा जाँदैछौँ। उहाँहरूको मन्तव्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व म विभिन्न प्रदेशमा यस 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सुखद र सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, अब डेमोक्रेसीको सौन्दर्य नै हो कि कुनै अनुष्ठान, राजनीतिक अनुष्ठानलाई साकार गर्नुभन्दा पूर्व धेरै बहस छलफलहरू हुन्छन्। मैले पनि बडो नजिकबाट नेपाली कांग्रेस बीचबाट भित्र भइरहेका छलफल बहसलाई हेरेको छु। ती सारा छलफल बहसलाई टुङ्ग्याउने यो अवसर जुटेको छ। म कामना गर्छु कि पूरा जिम्मेदारीको साथमा, पूरा गम्भीरताको साथमा, जिम्मेदारी भन्नाले नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भन्नाले नेपाल राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भन्नाले लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेदारीलाई अन्तर्हृदयमा राखेर तपाईं प्रतिनिधि मित्रहरूले नेताहरूको अगुवाईमा यसलाई पूर्ण सफलतामा एकताको महाधिवेशनको रूपमा यसलाई सफल पार्नुहुनेछ भन्ने म कामना गर्दछु र विश्वास पनि गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, मैले यस अवसरमा बडो संक्षिप्तमा मैले यति नै भनौँ कि यो महाधिवेशनको अगाडि पनि र देशका सारा पोलिटिकल पार्टीहरूको अगाडि धेरै केही चुनौतीहरू छन्। मैले खालि बुलेटमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। मानिसहरू भनिरहेका छन् धेरै व्यवस्था, धेरै परिवर्तन गरियो, तर अवस्थामा परिवर्तन भएन। म पनि यसमा सहमत छु। किन होला? ठुलो प्रश्न छ। मैले संक्षेपमा यति मात्रै भन्छु कि हामीले 2007 सालदेखि
नेपाली काङ्ग्रेस त्यसबेला अगुवा थियो, त्यसको पनि अगुवा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यू हुनुहुन्थ्यो, एउटा प्रखर राजनीतिक प्रजातान्त्रिक योद्धा नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अगुवाईमा हामीहरूले यो प्रजातन्त्रीकरण सुरु गर्यौँ। मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ कि हामीले प्रजातन्त्रीकरण सुरु गर्यौँ, तर हामीले यो भुल्यौँ कि प्रजातन्त्रीकरण सँगसँगै अवांछित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपहरू पनि आए। हामीले यो भुल्यौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो न्यारेटिभ्सहरूमा, हाम्रो व्याख्यानहरूमा यो पक्षलाई महत्त्व दिएका छैनौँ। मैले भन्दिनँ कथा, 46 सालमा पनि हामीले निर्दलीय निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन गऱ्यौँ, फेरि पनि परिवर्तन ल्यायौँ, फेरि पनि डेमोक्रेसी ल्यायौँ। तर हिजोको त्यो 7 सालको बाह्य अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेपले हामीलाई छोडेन। हाम्रो ध्यान फेरि पनि त्यतापट्टि गएन। फेरि पनि हामीले प्रजातन्त्रको निम्ति लड्नु पर्यो। 62-63 फेरि पनि संयुक्त आन्दोलन भयो, फेरि पनि डेमोक्रेसी ल्यायौँ, तर फेरि पनि ती बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपले हामीलाई छोडेन। मेरो प्रश्न छ, हाम्रो ध्यान यता चाहिँ किन जाँदैन? जबकि नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा ब्यानरमा उसले भन्छ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्छ। तर यो राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सङ्गठित ध्यान किन नगएको हो एउटा कुरा। त्यसले गर्दा आज हामीहरू धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, यति भने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले दुनियाँको स्थितिमा ठुलो परिवर्तन आयो। हामी बहुध्रुवीय दुनियाँमा छौँ र अहिले पहिले पनि यस्तो स्थिति थियो, दुनियाँ ध्रुवीय दुनियाँ बनेको थियो। तर ती दुई ध्रुवहरू हिजो हाम्रो भूगोलदेखि धेरै टाढा थिए। आज ती दुई ध्रुवहरू हामीसँग जोडिएका छन्। उत्तरबाट एउटा, दक्षिणबाट अर्को। दक्षिण भनेको समुद्र पार मैले भन्न खोजेको। र उनीहरू बिचको माने शीतयुद्धले, उनीहरूको बिचको द्वन्द्वले हाम्रोमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। हिजोभन्दा बढी हामीले अझ बढी असंलग्न हुनुपर्ने छ, अझ बढी तटस्थता अपनाउनु पर्ने छ, अझ बढी हामीले पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्तालाई जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। यहाँ कहीँ त्रुटि भएका छन् कि? हामीले धेरै पहिलेदेखि 1947 देखि जुन मुलुकसँग हामीले कूटनैतिक सम्बन्ध राख्यौँ, विकासको साझेदारी गऱ्यौँ, अहिले त्यो मुलुकसँग सम्बन्धित एउटा विवाद हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। सहयोग लिनुपर्छ, तर सहयोग हाम्रो असंलग्नताको मूल्यमा होइन, स्वतन्त्रताको मूल्यमा होइन। केही अरब रुपियाँमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता, असंलग्नतालाई गुमायौँ भने हामी धेरै हिजोको द्वन्द्वमा, शीतयुद्धमा भन्दा बढी अहिले धेरै हामीले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। यतापट्टि सारा नेपालीहरूको ध्यान जानुपर्छ। र यो म अनुरोध गर्छु, पुरानो पार्टी, डेमोक्रेसीको निम्ति लड्दै आएको यो पार्टी, जसले आफ्नो झन्डामा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद लेखेको छ, यो राष्ट्रियताप्रति, उसको हाम्रो असंलग्नताप्रति उसको ध्यान जाओस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, त्यति मात्रै होइन, हामीले पटक पटक हामीले संसदीय व्यवस्था ल्यायौँ। 7 सालमा ल्यायौँ, दुर्घटना पर्यो। 46 सालमा ल्यायौँ, फेरि पनि आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य चासोले गर्दा दुर्घटनामा पर्यो। अहिले हामीले सुधारेर ल्यायौँ, तर सुधारेर ल्याएको यो संसदीय व्यवस्थाको हाल के छ? संसदमा सयौँ विधेयकहरू छन्, राति संसद विघटन गरिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाइन्छ। सयौँ अध्यादेशहरू छन्, सदनले कानुन बनाउँदैन। दुर्भाग्यवश हाम्रा सभामुख एउटा जघन्य मुद्दामा फस्नु भएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष सभामुखले न्याय दिएनन् भनेर संसद अवरोध गरिरहेको छ। नेकपा माले देख्छ कारण ठिकै हो, गर्नु नगर्नु सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो, गर्ने ठाउँ त छ। सदन अवरोध छ, अवरोधको बिचमा स्थगन पनि भयो, सुरु भयो, फेरि अवरोध हुने हो कि? संसद चलिरहेको छैन। सरकार भनेको देशको अभिभावक हो, देशको पिता जस्तो हो, संरक्षक जस्तो हो। उसले देशको जनताको हित रक्षा गर्नुपर्छ। तर जानी यदि कार्यकारी प्रमुखहरू देशको हित, स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, शान्ति, स्थिरतालाई देख्दैनन् र केही रुपियाँको निम्ति, केही अरब रुपियाँको निम्ति यिनीहरूलाई बढी चलाउँछन् भने हाम्रो एक्जिक्युटिभ, हाम्रो सरकार कति कतिलो भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यति मात्रै होइन, हिजो मैले देखेको थिएँ संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो होइन। सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षसँग हिजैदेखि भागभन्डा गरेर शासन चलाउँछ।
दुर्भाग्यवश अहिले हाम्रा 3टा अङ्गमध्ये आज न्यायपालिकासँग भागभण्डा गरेर शासन चलिरहेको छ र न्यायपालिकाले कार्यकारीसँग भागभण्डा लिन्छ र न्याय गर्छ। त्यो निष्पक्ष होला? त्यो डिफङ्क्ट भयो। सदनको त्यो स्थिति रह्यो। त्यसले गर्दा यो व्यवस्था मैले सिध्याउनै लागेँ। यो व्यवस्था हामीले तेस्रो पटक ल्यायौँ, त्यो अप्ठ्यारोमा परेको छ। निर्वाचन प्रणालीले गर्दा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढेको छ। संहिताको जुन संरचना छ त्यसले गर्दा यसमाथिका खर्चहरू बढेका छ। देश एउटा ठुलो भनौँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेकपा माले भन्छ सबै डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, सबै वामपन्थी शक्तिहरू, सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू जो देशभक्त छन् उनीहरूले देश जोगाउने मुद्दामा एकगठ हुन् र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउँदै, स्वतन्त्र स्थिरतालाई जोगाउँदै देशलाई अगाडि लाने काम गरौँ। मैले आखिरमा भन्छु, यस्तो चुनौतीको अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको यो भव्य महाधिवेशन भइरहेको छ, ध्यान यतापट्टि जाओस् र यसले समुचित पनि निकालोस् भन्ने म आशा गर्छु, कामना गर्छु। यति भन्दै म धेरै धेरै शुभकामना दिएर आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। अहिले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै लगातार रूपमै गठबन्धनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र त्यो प्रकारको अहिले पनि विभिन्न कोणबाट प्रतिगमनका अवरोधहरू आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चिर्नको निम्ति, अझै मजबुत पाराले अगाडि जानको निम्ति यो राष्ट्रियताको इस्युहरूलाई लिएर पनि त्यस जनताको इच्छा आकाङ्क्षा, देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा सही प्रकारको निकास यो महाधिवेशनले दिनेछ भन्ने पूर्ण आशा एवं विश्वास गर्दै फेर पनि अब नवनिर्वाचित कार्य समिति जुन बन्न गइरहेको छ निर्वाचनबाट, त्यो कार्य समिति एउटा जोस र होससँगै मिलेर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनको निम्ति राष्ट्रियताको सवालमा विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण निकास एउटा दिनको निम्ति यो महाधिवेशनले भूमिका खेल्नेछ भन्ने पूर्ण आशा एवं विश्वास गर्दै फेरि पुनः यो 14औं महाधिवेशन भव्य र शानदार रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा शुभकामनाका मन्तव्यहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।